आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी 2024 की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो देखिए, अनामिका जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चित्रलेखा जो है ये किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों, चित्रलेखा जो है ना, भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना ये किसके द्वारा की गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसके द्वारा की गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शोक विकल शब रोभी रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारहम्बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस या वीर रस? देखिए, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि शोक विकल रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। शोक मतलब करुण, तो यहां पर करुण रस हो जाएगा। जब इसको पढ़ेंगे ना, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें करुण रस है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारो फोरी, सकऊं मेरु मूषक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या रौद्र रस? इसमें हो जाएगा वीर रस। देखिए, आप इसे पढ़ेंगे ना जब, तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मैं जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो। तो यहां पर देखिए, ब्रह्मांड उठावो इसका मतलब क्या होता है? यानी जब आप ब्रह्मांड उठाओगे, जब आप वीर होगे, तभी तो आप ब्रह्मांड उठाओगे। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें वीर रस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खद्दर कुर्ता भगबको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस या भयानक रस? खद्दर कुर्ता भगबको नेता जैसी चाल, यानी एक नेता है जो खद्दर कुर्ता और उसकी जो चाल है वो भगबको नेता जैसी चाल है उसकी। तो यहीं से पता चल रहा है कि वो अपना जो चलने का जो इसका उसका स्टाइल है, चलने का जो उसका जो तरीका है वो हास्य शो कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब जर्जरित कैसे लिखा जाता है? जर्जरित, तो जर्जरित कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जर्जरित जो है ना, ये लिखा जाता है ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है। अगला हमारा प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? 372, 343, 243 या 350? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह संविधान की 343 धारा में कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मंदाकिनी, सूर्य नदी, स्वर्ग नदी या ये सभी? आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी भी होता है, सूर्य नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला उसको क्या कहते हैं? व्यय, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी?
धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला इसको हम कहते हैं अपव्यय। क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए, इसमें आपको कुछ बताने की कोई चीज़ तो खैर है नहीं कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप पढ़कर ही आंसर दे सकते हैं। जैसे कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं? अब इसमें ना कोई ट्रिक लगेगी, बस समझने का फेर होता है। जब आप समझेंगे ना तो आंसर आप यूं चुटकियों में निकाल देंगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना। मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ, जो सही बात है, जो क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि तुमको पढ़ाने से मतलब होना चाहिए, ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं, ज्ञान मत दिया करो। देखिए, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो सत्य है मैं आपको वही बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ समझने का फेर होता है, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। आंसर क्या हो जाएगा? हदो हस्ताक्षर करता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बरसात बिल्कुल ना होना ये क्या कहलाते हैं? अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या अनावृष्टि? अब देखिए, इसमें क्या होगा? अब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? कोई ट्रिक ही नहीं इसमें लगेगी, समझने का फिर होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए कि पूछ क्या रहा है, कि बरसात बिल्कुल ना होना इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनावृष्टि। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, कि उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। अब उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो तोड़ लीजिए, तो उत आपको दिख रहा है, तो उत कहाँ पर है? ये रहा, यानी कि उज्ज्वल में उत जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपासना, उपासना यानी शुरुआत का शब्द, वो तो उपासना में उद होगा, उप होगा, आ होगा या अपी होगा? तो उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? भारतवासी, परमेश्वर, महाजन या पीताम्बर? अब देखिए, परमेश्वर में तो कोई हालत में नहीं होगा कर्मधार समास, पीताम्बर में भी नहीं होगा, महाजन में भी नहीं। अब बचा भारतवासी। तो भारतवासी यानी कि भारतवासी, तो भारतवासी में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्मधार समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है। मैं ये समझा कि इनमें के किसमें कर्मधार समास होगा, इसीलिए हमको इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज मैं हो गया था। तो भारतवासी यानी कि भारत का वासी, तो इसमें देखिए भारत का वासी, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा ना कि कर्मधार समास होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो क्वेश्चंस को पढ़ने का मेरा फेर हो गया। ठीक है, मैं ये समझा कि इसमें पूछ रहा है कि कर्मधार समास होगा, तो मैंने देखा कि भारतवासी, तो भारतवासी में तो कोई एंगल से आपका कर्मधार समास नहीं होगा, क्योंकि भारत अलग है, वासी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द बना भारतवासी, तो इसमें तो होगा नहीं। तो इसमें यह पूछ रहा है कि कर्मधार समास नहीं है। मनोहर में कौन सी संधि है? अब मनोहर की जब आप संधि करते हैं तो मनोहर की संधि क्या होती है? मन धन हर, मन धन हर। तो ये विसर्ग के निशान देख रहे हैं, मन में विसर्ग के निशान, तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप आंसर ना निकाल पाए? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भाई, संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? ऐसी होगी ना, सम धन तोष, यही संधि बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सम धन तोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, संतोष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो संतोष में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा, देखिए जहां पर ट्रिक का काम होता है, मैं आपको वहां पर बताता हूं कि यहां पर ट्रिक लगेगी। जैसे कि प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो प्रति जैसे कि हो गया, यथा, अनु,
बड़ा आ, भर, उद, हर। इसमें देखिए सभी में जो है अव्ययभाव समास होता है, सभी में। अब प्रत्येक यानी कि प्रति, प्रतिधन एक, तो प्रति देखिए, प्रति ये रहा, प्रति स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। प्रति, यथोचित, अनुप्रति, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द जो हैं ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। तो त्रिभुज में कौन सा समास होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर संख्यावाची जो शब्द होता है, संख्यावाची शब्द, तो वो होता है आपका द्विगु समास। और जहां पर बीच में योजक चिन्ह होता है वो आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहां पर जो आपका है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज, तो ज्यादा कुछ नहीं, आप इसका समास विग्रह कर दीजिए। समास विग्रह पर इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होता है तीन भुजाओं का समाहार। ये आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं का समाहार। ये भी समझ सकते हैं इससे भी कि जहां पर संख्यावाची शब्द होता है वो आपका द्विगु समास होता है। तो त्रिभुज यानी कि संख्यावाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कीट या घोड़ा। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो घोड़ा जो है ना, ये पतंग का अर्थ नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या मैं आपको बताऊं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाजी, तुरंग, हरी या करीवर। कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो करीवर जो है ना, करीवर, ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अश्व हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, बाजी हो गया, शैदब हो गया और है हो गया, ये सभी शब्द जो हैं घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। अब देखिए गुप्त का जो है विलोम शब्द क्या होता है? अब गुप्त का विलोम शब्द वैसे प्रकट होना चाहिए। अब गुप्त का इन्होंने इसमें रहस्य दे दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं हो, क्योंकि गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज, तेजस्वी, तेजी या तीव्र। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो, यानी जिसका तेज समाप्त हो जाता है उसको हम कहते हैं निस्तेज। क्या कहते हैं? निस्तेज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक। उसने सोचा होगा। अब उसने क्या सोचा होगा ये आपको कैसे पता चल सकता है कि दूसरे के मन की बात आप कैसे जान सकते हैं? सिर्फ आप संदेह कर सकते हैं कि उसने क्या सोचा होगा। उसने सोचा होगा तो संदेहवाचक यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना या घर जलाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जैसे कि किसी को गुस्सा आ रहा है और आपने किसी बात कोई और दूसरी कोई बात कह दी, उसको और गुस्सा आ गया, तो आप इसे क्या कहेंगे? कि क्रोध को और बढ़ाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवासी, निवासी, विदेशी या स्वामी। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द होता है प्रवासी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो देखिए यहां पर आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगेगी, सिर्फ आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। जहां पर ट्रिक का काम होता है तो मैं वहां पर आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। प्रफुल्लित, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रफुल्लित आपका ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अब आप मन में सोच रहे हो कि प्रफुल्लित अगर ये नहीं तो प्रफुल्लित लिखा कैसे जाता है? देख लीजिए। प्रा, फू हो गया, छोटी की मात्रा, आधा ला, फिर पूरा ला, फिर ता, ये आधा ला है। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग। प्रा,
फिर इसके बाद फा, छोटी की मात्रा, छोटी ई, छोटा ला, आधा ला, फिर पूरा ला, फिर ता, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जल निधि किस प्रकार का शब्द है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। जल निधि, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक यौगिक शब्द हो जाएगा। जल निधि में यौगिक शब्द, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यौगिक शब्द अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, तब आप क्या करोगे? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा उनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे कि जल निधि है, तो जल निधि इसका एक खंड अलग है, दूसरा खंड अलग, और यानी कि इस खंड का मतलब जल निधि, जल में निधि, तो इसलिए ये यौगिक शब्द हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो ये देखिए, यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि किसकी शुद्ध वर्तनी गलत होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर आप इकाई लिखते हैं तो इकाई को लिखने का तरीका तो ये रहा, अनुकूल तो पहले से ही सही है। आशीर्वाद अगर आप लोग लिखते हैं, मान लीजिए आशीर्वाद अगर आप लोग लिखते हैं, तो आशीर्वाद लिखने का तरीका क्या होगा? अब जैसे कि इसमें जो है, इसमें रा चढ़ा है थोड़ा सा, तो इसमें रा नहीं होना चाहिए। अगर आप आशीर्वाद लिखते हैं तो आशीर्वाद लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि छोटी की मात्रा, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। और अध्ययन जो है, वैसे तो ये आंसर होना चाहिए। अब ये भी गलत है, अगर ये भी गलत है तो आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ही गलत है, ये इसको छोड़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द होता है दीर्घायु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण या निष्प्राण? प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो प्राण का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्प्राण। क्या होता है? निष्प्राण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा या आदमी? तो देखिए, यहां पर आपको पुर्तगाली भाषा शब्द की पहचान करनी है। पिस्तौल जो है ना, ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजा, सजावट, सजावा या सजावटी? सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजावट बनेगी। क्या बनेगी? सजावट। ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आम में मिठास है। इस वाक्य में मिठास शब्द क्या है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जाति? आपने आम को खाया और आम आपको मीठा लगा, और आपने और लोगों को बताया कि आम खरीद लो, आम बहुत मीठे हैं। तो आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं आम को खाने के बाद, क्योंकि आपको मीठा लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक या पर्यायविशेषण? दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं तुलनात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी? जवाहर किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों, जवाहर जो है ना, ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? उत्धन लंघन, यानी कि उत्धन लंघन तो उल्लंघन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? निशांत दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी यहां पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
यहाँ पर जो से देख रहे हैं आप, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए मैं पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ा और आंसर मैंने टिक कर दिया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। वो भी कारक के कुल कितने भेद होते हैं, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये प्रश्न जो है अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। हिमालय से गंगा निकलती है, तो से जो है आपका ये अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है ना, तो से जो इसमें जो मेन कॉमन है वो है से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची शब्द है, जनार्दन, अपगा या अर्णव या मुकुंद। अर्णव आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है, ला, रा, या, वा, डा या डा, ढक्कन, जा या जा, झा है, सॉरी छा से छाता है और जा से जहाज है। ठीक है, तो किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है, तो जब भी अर्ध स्वर की बात करें तो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया, ये आपके अर्ध स्वर हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, या और वा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, बचपन, बचपन, पन, पन, अपनापन, जलमय, लड़कपन। जलमय में पन प्रत्यय नहीं होगा, बचपन हो गया, अपनापन हो गया, लड़कपन होगा, इन सभी में पन प्रत्यय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग या प्रयोग। अनुपयोगी जो है ना, ये उपयोगी शब्द का विलोम शब्द होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा, अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु या द्वंद्व। महात्मा, महाधन आत्मा। तो जब भी महात्मा से, अगर महात्मा शब्द में अगर आपसे समास पूछा जाए तो आंसर आप टिक कर दीजिए कर्मधार समास पर। काफ़ी यूनिक और काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जामों में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर जब आप समास वगैरह करते हैं तो महान जो है आत्मा, महान जो है आत्मा, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने से ही पता चला है कि यहाँ पर कर्मधार समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व समास। गंगा जल, तो गंगा जल में कौन सा समास होगा, गंगा अलग है, जल अलग है, दोनों को जोड़ दिया, गंगा का जल, यानी कर्ता ने कर्म को का, ऐसे भी पता कर सकते हैं, गंगा को अलग कर दे, जल को अलग कर, दोनों को जोड़ दे, गंगा जल बन गया। आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना या मर जाना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। यानी आप जब आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं और वो व्यक्ति मर गया तो आपका कलेजा ठंडा हो गया, यानी कि संतोष हो गया कि वो आदमी मर गया, मैं उसको पसंद नहीं करता था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि शब धन 22 पसेरी लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा, अच्छा बुरा, सबको समा समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना। अच्छा बुरा सबको समान समझना, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्देश प्रश्न संख्या 98 से 100, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो आप इसे यही कहेंगे ना कि रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यही कहेगा वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। अब यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि राम ने मिठास भरा गीत गाया, यही कहेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ये हो गए आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस।